एक्स। जय श्री राम दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं का एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 135 225 यानी 135 और 225, इसको यूक्लिड विभाजन विधि से या यूक्लिड डिवीजन डायलेमा मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालना है, अन्य किसी मेथड से नहीं निकालना है, यूक्लिड से निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम 135 और 225 को लिखते हैं, यानी 135 और 225 को लिखते हैं। इसमें देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 225 अगर बड़ी संख्या है तो उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं। ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का निशान होता है। अब इसमें स्मॉलर देन ग्रेटर देन में अगर भूल हो जाती है, छोटा है बड़ा है में भूल हो जाती है, तो हमें याद रखना है जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह छोड़ा होता है, इस तरफ मुंह बंद है यानी ये छोटा है, इस तरफ मुंह खुला है यानी ये बड़ा है। इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं हम 135 का डिवाइड करते हैं 225 में, यानी 135 का डिवाइड करते हैं 225 में। कितनी बार जाता है? एक बार, क्योंकि दो बार करेंगे तो 135 270 हो जाएगा, 270 हो रहा है, 270 ज्यादा हो रहा है, इसलिए एक बार ही करेंगे। 135 बार जाएगा, यहाँ पे शेषफल बचेगा 90। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं हम 225 यानी 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 लिखते हैं। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये होता है, आपने शायद पढ़ा हो, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने बचपन में, A बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर अभी ध्यान नहीं आया तो इस प्रकार से पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइजर, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। क्लियर है ना? इस प्रकार से ये होता है। कोई भी संख्या के बराबर अपन इस प्रकार से लिखते हैं। 135 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 135 का 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 90, ये शेषफल है। अगर आपको ये सब चीजें भूल जाओ तो कोई बात नहीं, आप एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू 10th 130 मतलब ये अगल बगल का, मतलब ये आसपास के दोनों हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे शेषफल को जोड़ देते हैं डायरेक्ट। क्लियर है ना? इसके बाद सेम क्या करते हैं, जो शेषफल रहता है और ये जो डिवाइजर रहता है उसमें कंपैरिजन करते हैं। 135 90 और 135 में कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या ग्रेटर है? 135। तो 135 की तरफ ग्रेटर का निशान लगा देंगे। अब हम फिर से डिवाइड करते हैं, वही सिस्टम फिर से करते हैं, और ये हम तब तक करते चले जाते हैं भाग जब तक कि शेषफल में 0 ना आ जाए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो अपना 0 ना आ जाए। तो इसमें सबसे 90 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल फिर बचेगा 45। क्लियर है? एक बार क्यों जाएगा? क्योंकि 2 बार करेंगे तो 92 जाए 180 होता है, 180 ज्यादा हो रहा है इसलिए 180 नहीं लेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसके बाद फिर से वही 135 इक्वल टू भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, या डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 90 ऐसे सोच लो आप, तो अगल बगल प्लस में नीचे वाला मल्टीप्लाई प्लस 45। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है ना? इसके बाद क्या करेंगे, 45 और 90 को देखते हैं। 45 और 90 को देखते हैं। 45 और 90 में 90 बड़ा है इसलिए 45 का डिवाइड करेंगे। 90 से कितनी बार जा रहा है? 2 बार। कितना आ जाएगा? शेषफल 0। बस यहाँ पे अपना आंसर आ जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 90 को हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 0 जहाँ पे शेषफल आ जाए वहीं पर अपना आंसर होता है। कितने से डिवाइड करने पर 0 आंसर आ रहा है? 45 से। तो यही हमारा एचसीएफ होता है। यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो हम क्या लिख देंगे? अतः या देयरफॉर, अतः या इंग्लिश में बोले तो देयरफॉर। अच्छा, इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। एचसीएफ 135
225 इज इक्वल टू 45, ये आंसर आ गया। क्लियर है ना? अच्छा, क्या होता है, कुछ लोग इसको इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार से बताते हैं, कुछ टीचर इस प्रकार से, इसमें ये जो डिवाइड है इसको वो लोग साइड में कर लेते हैं, केवल ये बताते हैं, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, या फिर कब ये भी नहीं दिखाते वो लोग, केवल ये 3 लाइंस में, और इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। आप लोग तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, 100% पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल एकदम किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं, बिल्कुल सेम मेथड यही है, तो इसी प्रकार के सवाल हैं। वैसे तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, बट मैं बता देता हूँ एक बार स्पीड में थोड़ा सा। 196 और 38220, ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला था, 1.1 का पहले का पहला था। अब ये पहले का कौन सा है? सेकंड वाला है। इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। ये वाला बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खोल दिया, फिर इसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं 38220। एक बार जाएगा सबसे पहले तो 196 आएगा, क्योंकि 196 टू जा करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, 382 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एक बार जाएगा। यहाँ पर शेषफल बचेगा अपना 12 में 6 गए 6, 8, 1 और 2, ये बचेगा। इसके बाद ये जाएगा 9 टाइम्स, कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा यहाँ पे 1764। क्लियर है? 9 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे? कुल मिला के 9 बार इसका करेंगे तब आएगा ये, ठीक है ना? यहाँ से फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में से 16 में 7 गए 9, 8 में से 8 गए 0 और ये भी 0, और ये 5 बार जाएगा, 980 हो जाएगा, है ना? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने करवाया है 1-2 बार, मुझे याद है। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि 195 टाइम्स जाएगा। 2-3 बार अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए, ठीक है ना? बोर्ड के पर्पज से तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल हैं, बहुत सरल सवाल हैं, ऐसे के ऐसे एज इट इज आ जाते हैं परीक्षाओं में। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? 0, मतलब 2 बार अपन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या 2 बार डिवाइड करने की, या कुछ और करने की। यहाँ पे हम ये संख्या लिखते हैं, संख्या के बारे में मैंने बताया था, अगल का बगल का प्लस ये वाला शेषफल, 196 इंटू 195 प्लस 0 शेषफल। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसका गुणा करेंगे ना, इसका गुणा करेंगे प्लस ये शेषफल को जोड़ देंगे तो ये संख्या आती है। अभी तो ये अपन ने बोला था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल शेषफल, क्योंकि ये बराबर आ जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे शेषफल डायरेक्ट 0 आ रहा है, तो अपना आंसर कौन सा होता है? मैंने बताया था, जिससे भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो वही आंसर होता है अपना। अतः देयरफॉर बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आप लोग समझ लेना इतना तो एक बार में, है ना? देयरफॉर HCF 196 और 38220 इज इक्वल टू 196। क्लियर है ना? इसका आंसर है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। आप लोग सवाल का अगर स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो सवाल का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। लैंग्वेज नहीं है इन सवालों में बिल्कुल भी। इसके बाद है 255, तीसरा वाला सवाल है, और 867 इनका करना है, ठीक है ना? मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, है ना? क्योंकि आप लोगों को 1-2 सवाल ऐसे बता चुका मैं। 867, फिर इसका क्या करेंगे, वही डिवाइड करेंगे 255 में 867 का। इसके बाद ये जाएगा 3 टाइम्स, कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है ना? 3 बार जाएगा 765, घटाएंगे, 7 में 5 गए 2 बचे, 6 गए 0 और 7 गए 102, ठीक है ना? ये शेषफल बचा, तो अपन लिख देंगे इसको 867 या 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। क्लियर है ना इतना? इसके बाद क्या करते हैं, 8102 और 255 में कौन सा बड़ा है? 255, फिर डिवाइड करेंगे अपन 102 का 255 में, ऐसा ही करते हैं ना? एक बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा,
204 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 204। 5 में से 4 का कितने बचेंगे? 1। 5 में से 0 का कितने बचेंगे? 5। यहाँ पे 0। क्लियर है ना? ये 2 है। क्लियर है ना इतना? इसको लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। समझ में आ रहा है ना सबको? इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, इसके बाद ये 51 और 102 का डिवाइड करेंगे, यानी 51 से बड़ा है 102, फिर 51 का डिवाइड देंगे 102 में। कितनी बार जा रहा है? 2। 51 दूनी 102, है ना? 102 यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा अपना। बस 102 को लिख दो। 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देंगे अतः HCF 255,867 इज इक्वल टू कितना? लास्ट बार कौन सा डिवाइड किया? 51 से। लास्ट बार जो संख्या आती है ना वही आंसर होता है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना? इस प्रकार के सवालों को आप लोग कर लोगे, ठीक है? केवल 3 सवाल हैं। एक आधे एग्जाम्पल में होगा तो एग्जाम्पल में से आप लोग देख लेना, ठीक है ना? ये पहला सवाल खत्म हो गया अपना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप लोगों को सॉल्यूशन इसका पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला सवाल जो अभी 1-2 बार MP बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो अच्छा, इनमें जो अभी मैंने बताया था 135 225 वाला जो था, ये वाला ज़्यादा मोस्ट है। इन तीनों में जो 3 बताया ना, इनमें ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, और इसको पहले अच्छे से कर लेना, ठीक है ना? इसके बाद अपन सेकंड सवाल पे आते हैं। सेकंड सवाल में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप की होगी। कौन सी संख्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना? इसको बोलते हैं पॉजिटिव धनात्मक समपूर्णांक संख्या। लिखा है विषम पूर्णांक, लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, है ना? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का रूप इस रूप का होगा, है ना? पॉजिटिव ऑड इंटीजर टाइप का होगा। ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर टाइप का होता है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव संख्या में आप लोगों को बता देता हूँ, 1 3 5 7 9 कोई भी संख्या लिखी है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाया, ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, वो प्लस की संख्या मानी जाती है, ध्यान रखना। माइनस वाली अगर संख्या होगी तो माइनस लगाया जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है ना? इसके बाद विषम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्याएं और ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं, है ना? एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग जाता है, जो 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग जाता है और 2 से भाग नहीं जाता है। जिन संख्याओं का 2 से भाग नहीं जाता है वे संख्या कौन संख्या होती है? विषम संख्याएं। और जिनको 2 से भाग जाता है, नहीं जाता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? इवन नंबर ऑड नंबर, जैसे कि 4 है 2 से भाग जा रहा है, सम संख्या। 5 है 2 से भाग नहीं जा रहा है, विषम संख्या, ठीक है ना? इस प्रकार से इवन नंबर ऑड नंबर अच्छे से समझ लेना, ये आगे जाके काम में आता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम में आती है। मैं आप लोगों को साथ में बताता जाऊंगा, आप लोग इन चीजों को नोट डाउन करते जाना कि सम संख्या जिनमें 2 से भाग जाता है। इसके बाद अपन को विषम पूर्णांक संख्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन मानते हैं, माना, यहां से हल स्टार्ट करते हैं वरना, है ना? माना ए एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अगर इंग्लिश में बोले तो लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है ना? इसके बाद तो ए बराबर क्या होगा? BQ + R तथा एंड लिख देंगे, एंड
इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी वाले केवल हिंदी लिखेंगे, दोनों मीडियम के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू, अच्छा इस b को अपन ने, अच्छा a तो कोई भी नंबर है, b क्या होता है मैंने आपको बताया था, डिवाइजर होता है, q क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे अपन लिख और देंगे b इज इक्वल टू भाजक या डिवाइडेंड, ठीक है ना, और q इज इक्वल टू भागफल यानी कि क्वोशिएंट, ठीक है ना, और r इज इक्वल टू शेषफल, क्या होता है, शेषफल। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, रिमाइंडर, इसलिए इसको थोड़ा सा गौर से सुन लेना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ अच्छा आप लोग देखो यहाँ पे ये 6q+1 6q+3 6q+5 लिखा है ना, अगर मैं a बराबर bq+r की बात करूं, यहाँ पे 6q+1 फिर 6q+3 फिर 6q+, तो यहाँ पे b का मान कितना आ रहा है 6, q का मान तो q ही है, r का मान कितना है 1, फिर 3 है, फिर 5 है, तो यहाँ पर b का मान तो फिक्स है कितना 6, r का मान 0 से 5 तक है, क्योंकि कभी 1 लिखा है, कभी 2 लिखा है, कभी सॉरी कभी 3 लिखा, कभी 5 लिखा, तो 0 से 5 तक लिखे देते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, अब r बराबर 0, तब a बराबर कितना हो जाएगा 6q+1 सॉरी 6q+0, आपको नाउ लिखते हैं, इसको हेयर लिखते हैं, ध्यान रखना, तब को देन लिखते हैं, याद रखना, बस एक में लिखे देता हूँ, बाकी में नहीं लिखूंगा। r बराबर 1, तब a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, क्लियर है ना सभी को, a ना, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5, बीच में तब लिखते जाएंगे, तब लिखते जाएंगे और तब लिखते जाएंगे। समझ में आ गया सभी को, इतना समझ में आ गया। अब इधर देखना, ध्यान से गौर से सुन लेना, यहीं पे है सवाल का आंसर पूरा का पूरा, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये तीनों जो संख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों संख्या ना सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, सम संख्या है, देख लो आप कैसे भी, बस यहाँ पे देखो q का पता नहीं है, q का मान क्या है, तो q का मान कुछ भी मान लो आप, q का मान यहाँ पे 1 मान लो, 6q यानी 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया 6 का 2 से भाग जा रहा है, हाँ सम संख्या है, q की जगह पे 2 माना, 6 2 जा 12 सम संख्या है। सर इसमें मानो, इसमें q की जगह पे कितना मान रहे हो, 3 मान रहे हो, 3, 6 3 जा 18, 18 18 और 2 20, 20 सम संख्या है, यानी 2 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं, 0 वाली, 2 वाली या 4 वाली, ये 3 संख्या कौन संख्याएं, यहाँ लिखेंगे हम 6q और 6q+4 और सॉरी 6q+2 और 6q+4 धनात्मक, कैसी संख्या है, धनात्मक, पूर्णांक तो है ही, हमने धनात्मक सम संख्याएं हैं, धनात्मक सम संख्याएं, आसान सर आ गया, संख्याएं हैं। अतः कोई भी, अच्छा जे सम संख्याएं हैं, जे 3, 1 2 3, तो बाकी संख्या कौन सी होंगी, विषम संख्या, आप देख लो उसमें भी q का मान कितना भी रख रहे, देख लो q का मान 2 रखा, 6 2 या 12, 12 1 13, 13 विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अतः कोई भी धनात्मक विषम नहीं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप की होगी, के रूप की होगी। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देन, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 6q+5। एक बार और बोले देता हूँ,
Therefore, any integer number, any positive odd integer number will be in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. ठीक है ना, क्योंकि ये सम संख्या हो गई तो बाकी संख्या कौन सी भी सम संख्या होगी। बस आ गया अपना आंसर। बिल्कुल सेम टू सेम अगला सवाल है, मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। इसमें एक सवाल, तीसरा वाला अभी नहीं बता रहा हूँ, तीसरे वाले के बाद मैं चौथा वाला, पांचवा वाला बता रहा हूँ, तीसरा भी मैं बताता हूँ, क्योंकि फोर्थ वाला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है ना, यहाँ पे चेंज है बस। अच्छा, इसको मैं पूरे सवाल को खत्म करके दोबारा से क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को ये समझ में तो आए, कम से कम आप लोग को ये समझ में आए कि हाँ सवाल सेम टू सेम है, मैं थोड़ा सा चेंज करना है बस। यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, गौर से सुन लेना। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन विधि से अपन को दर्शाना है कि धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या लिखा है यहाँ पे, गौर से लेना। धनात्मक पूर्णांक संख्या तो हमें पता है, पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, मतलब इस रूप का होगा। किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या ले ली, हमने कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ले ली a, तो a बराबर क्या मान लिया, bq प्लस r, बिल्कुल सेम टू सेम वही का वही लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी बताया था a बराबर bq प्लस r है, और हमारे यहाँ पे क्या है 3m और 3m प्लस 0 मान लो, कुछ नहीं लिखा तो, या 1 मान लो, जो भी है। तो यहाँ पे b का मान कितना है 3, q की जगह पे m लिखा है, तो अभी अपन q मान लेंगे, फिर बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे r की जगह पे कितना है 0 है, और यहाँ पे 1 है, तो अभी अपन मान के चलते हैं। यहाँ b बराबर कितना है 3, ठीक है ना, और अभी अपन बस b बराबर 3 लिख देते हैं, और r बराबर कितना 0 और 1 मानना है। r बराबर कितना मानना है 0 और 1, तो r बराबर अगर 0 माना तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, इसमें मान रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पे a बराबर कितना आ गया 3q, और सुनना, इससे पहले वाला सवाल था ना वो 6q वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, ये वाला उतना मोस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, आप ऐसे लिखते हैं दोनों पक्षों का, किसका, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। वर्ग कर देंगे, क्या होगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। यहां से a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अपन को ये किस रूप की चाहिए थी 3m की, तो अपन को इसमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि इसके रूप की बनानी है। रूप मतलब होता है उसी के जैसी, वही संख्या नहीं, उसी के जैसी। m की जगह पे कोई और संख्या हो उसको अपन m मान लो, लगभग, ठीक है ना। यहाँ पे 3 अपन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3 है, ये पूरे को अपन क्या मान लेंगे m, क्लियर है ना, क्योंकि रूप बोला है उसमें, मतलब फॉर्म बोला है। फॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि वही संख्या आ जाए, m का m ही आ जाए, मतलब उसके जैसी आ जाए लगभग। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 3m, a q बराबर, यहाँ पे लिख देंगे, जहां इधर ऐसा करके लिख देना m बराबर 3q का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक संख्या का स्क्वायर तो आ गया यहाँ पे, ये कौन से रूप का है 3m के रूप का। दूसरा अपन को निकालना है, यहाँ पे देखेंगे हम, अब r बराबर कितना रखेंगे 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस 1। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अच्छा ये बिल्कुल साइड में आप लोग लिख लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता ये वाला सूत्र आप लोग बिल्कुल जरूर से जरूर उतार लेना, प्लस 2a और b,
यहाँ पे लिख लेना, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इतना मोस्ट है जिसकी कोई पूरी की पूरे 10th क्लास में बहुत बहुत बार आएगा, सबसे ज्यादा बार आएगा। ए प्लस साइड में लिख लेना और इसको एक सूत्रों की एक कॉपी बना लेना, उसमें आप लोग उतार लेना इनको बहुत अच्छे से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अपन ने यही किया। अगर इसको बोले दूसरी लैंग्वेज में तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। ठीक है, तोड़ दिया अपन ने। 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का 1 ही होगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि 2 3 6, 6 कम 6, 6q हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, क्योंकि हम ना इसको देख के चल रहे हैं। प्लस में 1 अलग से आना चाहिए, तो प्लस में 1 अलग से आना चाहिए, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो। 3 क्यों कॉमन निकालो, क्योंकि यहाँ पे 3 निकला हुआ है, 3 कॉमन लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2q और प्लस 1। इन दोनों को या तो मैं अलग से लिख के कॉमन लेता, या फिर मैंने यहीं से कॉमन ले लिया, क्योंकि प्लस 1 को अलग निकाल दो अपन, प्लस 1 को अलग निकाल दो इन दोनों में से। सर प्लस 1 में से कॉमन वॉमन क्यों नहीं सोचा, क्योंकि प्लस 1 तो अलग लिखा है, ये अलग लाना है हमें, ठीक है ना। कॉमन लिया हमने, ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूरे को मान लो m, क्योंकि मैंने बोला था कि रूप का होना चाहिए बिल्कुल सेम टू सेम संख्या हो, ना हो कोई दिक्कत नहीं है, उसी की जैसा। तो इस पूरे की जगह पे m मान लिया, तो देखो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ठीक है ना। देखो पहला किसी संख्या का स्क्वायर किया तो इस रूप का, किसी संख्या का स्क्वायर किया तो इस रूप का, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये क्वेश्चन में से लिख देंगे हम। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? पॉज। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इंग्लिश में आप लोग लिख लोगे, कहीं पे प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। ये वाला कहाँ से लिखा हुआ है, ये उससे लिखा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन में जो पूछा था उसी को लिख दिया था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये 4th नंबर का सवाल था, सॉरी यहाँ पे 2nd लिखा हुआ था, ये 4th नंबर का सवाल था, ठीक है ना। अभी एक 3rd नंबर का सवाल छूटा हुआ है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये उसी रूप का था ना, इसलिए मैंने बता दिया। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी रूप का एक सवाल और है, उसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग की जगह पे है ना घन, क्या लिखा है, घन लिखा है। और किस रूप का पूछा है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसकी जगह पे देखो बस चेंज थोड़ा सा आ गया, 9m, ये सवाल नंबर कौन सा है, 5वां, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। राइटिंग थोड़ी सी वैसी है, लिखने में थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा होगा, अक्षर दिख रहे होंगे साफ साफ। तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग लिखा हुआ, सॉरी घन लिखा हुआ है, घन को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऐसे बोलते हैं, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इस प्रकार से, ठीक है ना। बिल्कुल सेम सेम चलेगा, यहां पे 3 ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना लेंगे, 3 ही लेंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसका अपन वो करेंगे ना, घन करेंगे तो उसी टाइप का आएगा। और यहाँ पे 0 1 और 2 भी लेना पड़ेगा, 3 है ना, 0 1 और 2 का आप समझो, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए इसको 2 लेना पड़ेगा अपन को। आ जाएगा वो, आप टेंशन मत लेना थोड़ा सा, बिल्कुल अभी सवाल देखो तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे r बराबर 0, तो ये 3 प्लस 0, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम, देखो वही वाला सवाल है, इसलिए इसको नहीं बताया मैंने। यहाँ से आगे करना है, स्क्वायरिंग नहीं करना है, ठीक है ना। दोनों ओर घन करने पर, ठीक है ना,
क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, इसको साफ कर देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम चल रहा है ना सवाल। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस पर पावर कितनी है, 3 3 पावर है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और क्यूब की पावर 3। यहाँ से ए क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ से देखो आप कॉमन कितना लेंगे, 9m चाहिए ना अपन को, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे। 9 3 जा 27 ऐसे ही मान लेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू 9m, जहां ऐसे कर m बराबर कितना मान लिया अपन ने, 3 क्यूब की पावर 3। क्लियर है ना इतना। अब यहां पर करेंगे आगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर। क्या करने पर, घन करने पर। यहां पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, घन लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, आगे करते हैं अपन, और से देख लेना। यहां पर ये घन का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं अभी नीचे लिख रहा हूं, पहले इसको लिख दूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए और बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए वी स्क्वायर। जो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बड़ा है ना अभी, क्योंकि देखो अभी एक बार किया है, अभी एक बार ये वाले के लिए 2 रख के और करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो पहले पे का 3, फिर दूसरे पे का 3 प्लस 3, पहले पे का 2, दूसरे पे संख्या लिख देते हैं जिसका जैसा 3 ए स्क्वायर बी। इसी प्रकार देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, और बी को जैसा जैसा, बी को जैसा 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है ना, क्लियर है ना। इसके बाद देखो ए क्यूब इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, क्यू की पावर 3, 1 का 1 ही इधर, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 क्यूब स्क्वायर। इधर थोड़ा सा ध्यान देना, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का 1 में करेंगे 27 और क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ये 39 नहीं है, ध्यान रखना, क्यू है, 39 नहीं है। 3 3 जा 9 और क्यू 1 से करेंगे तो 1 तो 1 ही रहता है, कुछ नहीं होता उसका। यहाँ पे फिर से कॉमन आएगा, देख लो आप इसी प्रकार से ए क्यू, वो तो 1 चाहिए अपन को प्लस में, और बाकी पूरा पूरा क्या होना चाहिए, 9 पूरे में से कॉमन आएगा। इस 1 को हटा के बाकी इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में से क्या कॉमन लिया, 9। सर क्यू भी तो कॉमन आ रहा है, क्यू क्यों नहीं ले रहे हो, कैसे ले लें, क्यू की जरूरत ही नहीं है। 9 के बाद m चाहिए अपन को पूरा, तो बाकी जो क्यू वाला 5 वाला मटेरियल बचेगा उसको अपन m मान लेंगे। ठीक है ना, तो 9 3 जा क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर जैसा जैसा, क्यू की का 3 जैसा जैसा, यहाँ पे 1 को मान लिया तो क्यू अकेला बचेगा, और प्लस 1 देखो जी अलग से बचा हुआ है। इज दैट क्लियर। इस पूरे को क्या मान लेंगे, m। सेम टू सेम स्क्वायर वाला था उसी के जैसा है, बस फॉर्मूला अलग लग गया थोड़ा सा, ये बन गया उस रूप का। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद आप लोगों को और आगे बता रहा हूं। ठीक है ना, देखो इसके बाद अब r बराबर कितना मानेंगे, 2। अभी अपन ने r बराबर इधर 0 लिया था, इधर 1, अब कितना मानेंगे r बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन
करने पर, ये लिख लोगे ना, दोनों पक्षों का घन करने पर, लिख देता हूं, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है ना। क्वेश्चन लो, ए क्यू और 3q+2 का होल क्यू। ये सूत्र मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको लिख लेना अलग से, सूत्रों की फाइल अलग से बना, सूत्रों की एक छोटी सी कॉपी बना लेना, उसमें सूत्र एक जगह लिख लेना। 10th क्लास के पूरे पूरे सूत्र उसमें होने चाहिए, एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा काम में आते हैं। सूत्रों को याद करके चले जाओ, सवाल का मेथड तो हमें पता है ही, बस सूत्र वूत्र में भूल जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। अगर सूत्र सही होंगे तुम्हारा सवाल सही होगा, समझ रहे हो ना। अच्छे से करना। देखो अब बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट में, इसमें सूत्र लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पहले का क्यू प्लस स्क्वायर नहीं होगा, क्यू होगा, प्लस दूसरे का क्यू यानी 2 का क्यू, प्लस 3a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, b यानी 2 प्लस 3a यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। देखो a क्यूब इज इक्वल टू यही 27 क्यू की घात 3 प्लस 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2, अच्छा 2 का 3 बार करेंगे तो ऐसे कर देते हैं कई लोग, 2 3 जा 6, ऐसे नहीं होता, पावर है ना तो 2 का 3 टाइम्स गुणा करना है, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ध्यान रखना 8 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर किया, 2 बार गुणा किया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 83 जा 54, 18 3 जा 54। वैसे कर लो आप लोग, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, या फिर 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, क्लियर है ना। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 क्यू। इंग्लिश मीडियम वाले भी वो तो मल्टीप्लाई तो सभी लोग कर लेते हैं, अब हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिख रहा है 8 अलग ही दिख रहा है, ये 8 चमक रहा है, इसको अलग रख देंगे, बाकी सब में से क्या कॉमन ले लेंगे 9, क्योंकि हमको 9 चाहिए, 9 कॉमन ले लो, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, इधर देखो 9 3 27, 9 6 54, 9 चौक 36, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 9, इस पूरे को क्या मान लेंगे m प्लस 8 आ गया। यहाँ पे देखो मैंने लिख नहीं पाया था, यहाँ पे m इक्वल टू मान लेंगे कितना 3q की घात q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ठीक है। m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है ना। अतः बस आंसर है, अतः किसी भी, वही वही क्वेश्चन में जो पूछा था वही लिखते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, देख लिया अच्छे से। कहाँ पे समझ में नहीं आया, ये सूत्र समझ में नहीं आया हो अगर तो पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे तो सूत्र लगाया है डायरेक्ट, देखो सूत्र की जगह पे बस ये सूत्र की जगह पे आप तो ये सोच लो कि ए की जगह पे 3q माना है, बी की जगह पे 1 माना है, बस ये फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं। और सेम टू सेम यहाँ पे किया, बिल्कुल ये किया है, यहाँ पे यही किया है, बस संख्या वंख्या थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या था 1, उसके हिसाब से, क्लियर है ना। बस इसके बाद लास्ट सवाल बचा है, प्रश्नावली खत्म 1.1, और लास्ट सवाल देखेंगे फटाफट फटाफट, थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अब तो YouTube पे अच्छा सिस्टम आने लगा है, जो वाला आंसर आपको, जो वाला क्वेश्चन जिसमें से जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलरेडी, तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसी वीडियो पर क्लिक करो, क्योंकि उसमें टाइम स्टाम्प लगने लगा है, तो टाइम स्टाम्प की वजह से कि 3.40 मिनट पे ये वाला सवाल है, उसमें लिखा हुआ रहेगा, वीडियो में आएगा, तो आराम से उसी वाले वीडियो को आराम से देख लेना तसल्ली से।
अब मैं आपको ये 5वें नंबर का सवाल था, अब मैं आपको तीसरे वाले नंबर का सवाल बता रहा हूँ, ठीक है ना। कौन से नंबर का सवाल? तीसरे नंबर का। अच्छा, उसमें सवाल में लैंग्वेज लिखी हुई है बहुत सारी, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ पूरी लैंग्वेज क्या है कि ना। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे, बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं? कुल मिला के सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें एक 616 सदस्यों की एक आर्मी है और 32 सदस्यों की इसको टीम बनानी है, मतलब 616 लोग हैं, 32 की ना एक ऐसी वो बनानी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? पूछा क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जी, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, ऐसे स्तंभों की 32 इसमें 32 इसमें 32 इसमें 32 इसमें, ऐसे कितने स्तंभ बनेंगे? कुछ नहीं है, वो तो आप समझ लो इस बात को कि इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको लेना है। और 32 और 616 में कॉमन क्या आएगा, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, HCF निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हम यहां पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम, क्वेश्चन में से लिख रहा हूं ये मैं, अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मार्च। मार्च यानी होता है पैदल चलते हैं, मार्च कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन in which they can march, ठीक है ना। बत्तीस 616 का HCF होगा। जो अधिकतम संख्या कौन सी होगी? 32 616 का HCF। अब 32 का और 616 का HCF निकालने के लिए दो विधियां हैं, और यूक्लिड विधि से करेंगे, यूक्लिड से ही करते हैं ना। वैसे दूसरी विधि है बट इसमें लिखा तो नहीं है कौन सी विधि से करना है, तो आप उस वाली विधि से भी कर सकते हैं, मैं दोनों से बता देता हूँ। पहले तो अपन यूक्लिड विधि से करते हैं। 32 616 में कौन सा बड़ा है? 616। 32 का भाग देंगे कितने में? 616 में। 32 का भाग देंगे कितने में? 616 में। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? ये 32 का 616 में भाग देंगे, ये जाएगा एक बार, 32 एकम 32, यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना? 11 में से 2 गए, 9 बचे, और 6 में से 4 गए, 2 बचे, 296, और जो 9 बार जाएगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 288, और 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे, 0 0, ये 8 शेषफल बचा, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं? 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, ऐसे लिखते हैं ना। इसके बाद 8 और 32 में से 8 और 32 में से कौन सा बड़ा है? 32। 8 का भाग देंगे कितने में? 32 में। 8 चौक 32, कितना बचा? 0। यहाँ पर 32 बराबर लिखते हैं 8 गुणा 4 प्लस 0। बेटा लास्ट बार जो 0 आता है जिस संख्या का भाग देने पर, वही अपना HCF होता है। अतः HCF 32 का और 616 का कितना है? 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ये यहां पे लिख देंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें भी मार्च कर सकते हैं? 8 होगी, ये लिखते हैं। ये पूरा पूरा यहां से उतारना है, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं लिखा। इज दैट क्लियर? ये प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं की हो गई। अगली टॉपिक में मैं आप लोगों को 1.2, 1.3, 1.4 बताऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद। जय श्री राम।